हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत के इरादे से, जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। हरियाणा की 30 जून को पूरे प्रदेश की एक विस्तृत कार्य समिति में, जिसमें गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला था और उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है। उसके बाद महेंद्रगढ़ के बीसी सम्मेलन से इसको ताकत मिली। हरियाणा के जीत को सुनिश्चित करने के लिए हमने 2-3 तरीके से इसकी कवायद शुरू करी है और उसमें पहला और प्रामाणिक काम है कि लोकसभा की समीक्षा के बाद जो कमियां उस दौरान रही उनको दुरुस्त करते हुए सबसे पहले धरातल पर अपने संगठन की पुष्टि का काम करें, जिसमें हमने जिलों में बड़ी कार्य समिति और छोटे समूह के साथ समग्र चर्चा, और इसी सिलसिले में कल सोनीपत में और आज रोहतक में और आने वाले समय में कल नूंह में, उसके बाद पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन सब हलकों में मैं जाऊंगा, जिलों में समग्रता से बात करूंगा। काफ़ी कुछ चीज़ें कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक रूप से बताई हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक चर्चा होती थी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। हमने लोकसभा में भी कांग्रेस के वेग को रोका और विधानसभा में हमने कांग्रेस से बढ़त पाई। 2019 में जहां हमारी 40 विधानसभा जीते हम लोग, इस बार 44 पे पार्टी ने बढ़त ली है। इतनी प्रतिकूलताओं के बाद मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो हरियाणा के बुनियादी विकास का काम हुआ, लोगों का उस पर भरोसा है। केंद्र के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हरियाणा में हुआ, उसके कारण लोगों में एक अच्छी सकारात्मक चर्चा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की पार्टी का कार्यकर्ता एक बार फिर से परिश्रम करेगा और उस पराक्रम के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले समय में हम लोगों के मोर्चों के जरिए भी, क्योंकि कल एक बड़ा आयोजन सोनीपत में प्रदेश भर के युवा मोर्चा का हुआ है, बड़ी कार्य समिति हुई है। 21 तारीख को महिला मोर्चा का बड़ा आयोजन गुड़गांव में है। कुल मिलाकर सारे मोर्चों को भी एक टास्क दिया है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को एक्टिवेट किया है और एक बार फिर से मंडल से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं की सक्रियता का अभियान हम लोगों ने चलाया है। मैं समझता हूं कि हरियाणा का कार्यकर्ता, हरियाणा का नेता ये परिश्रम भी करेगा और हरियाणा की जनता का जो सामान्य तौर पर मिजाज है कि 10 वर्षों में एक चर्चा होती थी, उससे पहले करप्शन के बारे में पूरे देश में बदनाम था। एक पारदर्शी सरकार ने 10 वर्षों में एक अच्छी छवि हरियाणा की देश के सामने पेश करी है। विकास और तरक्की हुई है और नायब सैनी जी ने भी पिछले दिनों जो घोषणाएं करी हैं, उससे लोगों में एक भरोसा और ज़्यादा विकसित हुआ है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि संगठनात्मक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सरकार के तौर पर और रणनीतिक तौर पर हम और ज़्यादा मुखरता से काम करके इस बात के लिए आशान्वित हैं कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में सरकार की स्थिति रही, लगातार ईडी का प्रयोग कर रहे हो रावदान सिंह पर। कल सुरेंद्र सिंह जो सोनीपत से विधायक हैं, सुरेंद्र पवार को कल अरेस्ट किया है ईडी ने और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप ईडी का गलत इस्तेमाल। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और विरोधी लोग बीजेपी पर ये इल्ज़ाम जरूर लगाते हैं, लेकिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्यों और प्रमाण के चुनाव एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा नहीं है। इन सारी एजेंसियों को तार्किक रूप से तय तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर समय लगता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। ये पूरा बेबुनियाद आरोप है। लोग तो केजरीवाल के बारे में भी कहते थे उन जैसा निष्पक्ष और इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, लेकिन शराब घोटाले में जिस तरीके की सच्चाई सामने आई है, उससे जनता को उनकी हकीकत समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपनी कैपेसिटी में काम करती हैं और संविधान के प्रदत्त अधिकारों से ही वो काम करती हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, जिसमें ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल सरकार पर आरोप लगा था और ऐसे 25-26 नेता थे जिनके पीछे ईडी लगाई थी और बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो वो उनके चार्जशीट से मुक्त कर दिए। देखिए, इसका एक पक्ष नहीं है, इसके दो पक्ष हैं। उसका
पृष्ठभूमि क्या रही, उन पर कार्रवाई किस वजह से हुई और राजनीतिक निर्णय क्या लिया। इसलिए ऐसे बहुत लोग हैं जो बीजेपी में हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई या एजेंसीज की कार्रवाई हुई, लेकिन उन पर मामले अभी भी लंबित हैं, सेटल नहीं हुए हैं। इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है कि बीजेपी में आने से हमने उन पर कार्रवाई नहीं करी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की स्थिति थी हरियाणा में, और अब तक आप क्या ऐसी कमी देख पा रहे हैं जिसको दुरुस्त किया जा सके? देखिए, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती थी और बहुत मुद्दों की भी चर्चा होती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनमानस था। इतना जरूर था कि 14 और 19 जैसी परिस्थितियां पोलिंग बूथ पर नहीं थी। हमें और ज़्यादा प्रयास करते तो बीजेपी के वोटों की कमी नहीं थी। यदि छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र करें, जैसे सोनीपत की सीट हम जीत सकते थे। थोड़ा बहुत प्रबंधन की और थोड़ी सी हमारे अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की हमारी कमी रही। और मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का प्रेम नहीं उमड़ा था, कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस को लाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस का विरोध जो पहले था वो आज भी है, व्यक्तियों का विरोध जो पहले था वो आज भी है। हमने कुछ चीज़ें इंटरनली डिस्कस भी की और उसको दुरुस्त करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत 3 सीटें तो ऐसी थी जो हमें जीती जा सकती थी, वो केवल मैनेजमेंट की और उससे जुड़ी हुई चीजें थी जो हमने दुरुस्त करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा आप लोगों से जवाब मांग रहे हैं, 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? तो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर थे और कहा कि अमित शाह जिस यूनिवर्सिटी में भाषण देके गए हैं वो भी मैंने ही। देखिए, मेरे ख्याल से अब उन्होंने कैंपेन जरूर चलाया है और अमित शाह जी ने खुले तौर पर उनको कहा है कि आपसे तो हिसाब हम मांगेंगे। वो उनका एक पॉलिटिकल कैंपेन है, लेकिन उसी मंच पर ऐसे 5 सरपंचों को मंच पर बुलाकर एक एक पंचायत में 15-15 करोड़ के कामों की सूची उनको पेश की गई, उनको दी। मुझे लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल लैंग्वेज है बापू बेटा की, हकीकत कुछ और है। यदि ऐसा ही होता तो हरियाणा में बहुत सारी चीजें थी, 152D फिर हुड्डा जी बनाते, फिर हम क्यों बनाते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भारत की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, मुझे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा था कि सकारात्मक रूप से कौन सी चीजें हैं, जल जीवन मिशन से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान से लेके तमाम ऐसी बातें बताई जिससे हरियाणा के जनमानस का भला हुआ है। वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिसाब किताब हरियाणा की जनता चुनाव में करेगी। क्या ऑनलाइन ने आपको नुकसान नहीं कर दिया? क्योंकि PPID और आयुष्मान या इस तरह की जो चीजें हैं उसकी वजह से लोकसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी थी, प्रॉपर्टी ID को लेकर खासकर और PPID को लेकर खासकर, तो उस चीज का खामियाजा तो आपको विधानसभा में भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जो जनता की सरकार होती है उसकी नीयत में कहीं खोट नहीं होता है, अच्छे इरादे से उन चीज़ों को लागू किया जाता है। कहीं क्रियान्विति की, कहीं डिलीवरी की कमी होती है, उसके बीच में गैप होता है। नायब जी की सरकार ने कुछ उसमें अमेंडमेंट करके लोगों को सहूलियत देने का काम किया है, मैनुअली भी कुछ काम करेंगे, अभी वो कुछ उस पर अमेंडमेंट की बात चल रही है। मुझे लगता है कि उसके निर्णय के बाद में हरियाणा की जनता को अच्छी रिलीफ मिलेगी। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, प्रॉपर्टी ID जिस कंपनी ने की उस कंपनी को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी ID का जो डाटा उन्होंने दिया था वो योपायोग काम कर रहा है, उसका फायदा तहसील में या और जगह पर लोग उठा रहे हैं, लोगों को करप्शन के सहारे ही अपना ठीक कराना। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस तरीके के जितने मसले थे पार्टी के फोरम पे चर्चा हुई है। हरियाणा की जनता के हित में नायब सरकार का जो भी योग्य फैसला होगा वो निर्णय लेंगे और हरियाणा के हित में काम करेंगे। अमिता जी ने कहा है कि हम जवाब मांगे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी के जरिए जवाब मांगा जाएगा या फिर CBI के जो मामले चल रहे हैं या फिर जो मामला चल रहा है? हम तो 10-10 वर्ष का हिसाब मांगे, वो हमसे 10 का मांग रहे हैं, हम भी उनके पीछे का 10 का मांग रहे हैं कि उन्होंने कौन से तीर मारे थे वो बता दें और हमने क्या किया था हम बता रहे हैं। पब्लिक डोमेन में छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कहीं भी डिबेट करने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार है। वो 10 साल में उन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया वो बता दें और हमने 10 साल में क्या किया हम बता दें। सर, यूपी सरकार ने जिस तरह सामने जो कार्ड लेकर आते हैं वहाँ पर जो सड़क के किनारे जो दुकानें थी उसको ये जारी कर दिया कि राजेश के मेनू पे अपना नाम भी बोल देते हैं, सलीम है तो सलीम लिखे, मोहम्मद है मोहम्मद लिखे, तो ये क्या लोकतंत्र के लिए सही है?
देखिए, लोकतंत्र के लिए क्या, कहीं आप जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं, एक आइडेंटिटी मांगते हैं, तो पहचान बताना कोई मुश्किल नहीं है। सलीम है तो सलीम बताए, सलमान है तो सलमान बताए, सुमन है तो सुमन बताए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले तो कभी नहीं था, क्योंकि वो दुकानों पे पहले तो बहुत सारी चीजें नहीं थी देश में, पहले राम मंदिर भी नहीं था, 370 भी नहीं था। कांग्रेस कह रही है कि ऐसे प्रत्याशी को चुना जाएगा जो जिता सकते हैं, बीजेपी में किस तरह की स्थिति? जो बिल्कुल जीतने में सक्षम होगा भारतीय जनता पार्टी उसी पर दांव लगाएगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि एक अच्छा संतुलन हो, जीतने योग्य उम्मीदवार। मैंने कल युवा मोर्चे के सम्मेलन में था, तो अपेक्षाकृत नौजवान कोशिश करेंगे कि वो नेतृत्व आए आगे। भीतरी घात का खतरा तो विधानसभा चुनाव में भी मंडराएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि भीतरी घात हुआ है, टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा थे, टिकट एक को मिलने की तो भीतरी घात के आरोप लगे। तो अब तो ये विधानसभा में तो ये दिक्कत सामने है। टिकट ज्यादा मांगना ये पार्टी की ताकत है, क्योंकि किसी समय बीजेपी की टिकट पे कोई लड़ना नहीं चाह रहा था और आज बीजेपी की टिकट के लिए लड़ते हैं, तो इसका मतलब पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह है, उत्कंठा है, जिज्ञासा है और पार्टी का एक क्रेज है लोगों के बीच में। मैंने जो कहा कि लोकसभा के दौरान जो भी घटित हुआ, उसमें जो भी चीजें थी, उन सब चीजों का एक निरपेक्ष आकलन किया है। हमें उससे बड़ी सबक और सीख मिली है और मुझे लगता है कि हम एक सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस के मुकाबले खूब बेहतर होंगे, अच्छे उम्मीदवार देंगे और हरियाणा में तीसरी बार सरकार पक्की बनाएंगे। धन्यवाद।